देखिए, सबके मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, कितना भी पढ़ लो पेपर तो बनता नहीं है ना। आप लोगों को लगता है कि हर चीज़ को हम लोग पढ़े अच्छे से, और हर चीज़ को पढ़ने से ही आपका क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता है ना। उसके लिए आपके पास एक दिमाग होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक, शुरू किया। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है। हमेशा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, समझने की ज़रूरत होती है। और समझते कैसे उसको आज हम लोग समझेंगे। मुश्किल से 3 क्वेश्चन बताऊंगा, और 3 क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्या चीज़ को पकड़ना है, क्या चीज़ को नहीं पकड़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच में अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, पहला, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षत्राण का उपयोग करते थे, हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा है, ऋग्वेदीन कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तीसरा है, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। अब पहली बात, ये क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है, आराम से आ रहा है, कैमरा बढ़िया दिख रहा है ना। ठीक, अब देखो, इस क्वेश्चन को एकदम ज़्यादा दिमाग से लेना जरूरी नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में एकदम, कई लोग ऐसे होंगे जो एकदम हड़बड़ा गए होंगे, कई लोग को ये पता होगा कौन सही रहेगा कौन गलत रहेगा, इस चीज़ में चले गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको पेपर में। देखो, पेपर बनाने का तरीका क्या होता है, बेसिक क्लियर करना। पेपर बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सब चीज़ याद हो जो बोल रहा हो, कि वो हेलमेट लगाते थे, क्या करते थे, कैसे करते थे, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होता है। आपको जरूरी क्या है, हम लोग इसके कल्चर के बारे में अगर जाने, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाने, तो उसमें एक चीज़ था कि एक सिंधु घाटी सभ्यता आया था, है ना, सिंधु घाटी, है ना, एक सिंधु घाटी था और दूसरा था वैदिक। सबसे पहले कौन आया था आपका, सिंधु घाटी, दूसरा कौन आया था, वैदिक काल। ठीक है, और हम लोग कहीं ना कहीं समझे हैं कि आर्यों ने क्या किया, आक्रमण किया, कहाँ पर, सिंधु घाटी पर, और वैदिक कालीन सभ्यता का क्या किया था, निर्माण किया था। मध्य एशिया से आए लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मध्य एशिया से लोग आए थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को मारा, और क्या किए उन लोगों ने, वैदिक काल की शुरुआत की। ठीक है, अब ऐसा बताया गया कि सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे उन लोग शुरू में, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, एक चीज तो जरूर जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को सब बच्चा से बच्चा जान देगा, जो चपरासी का तैयारी करे उसको भी पता है कि जो उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ था, उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ था, और सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े नहीं थे। बस ये 2 चीज बस आपको दिमाग में अगर क्लियर रहेगा तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, इतना पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। अब देखते हैं कैसे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, और दूसरी बात उसके पास लोहा नहीं था, और लोहा नहीं था तो उन लोग शांति प्रिय समाज में रहते थे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं बनता था। ठीक है, और उन लोग के पास घोड़े नहीं थे, घुड़सवार नहीं थे, तो उन लोग ज़्यादा इधर उधर जा नहीं सकते थे। लेकिन यही चीज़ परिवर्तन आया वैदिक काल में। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ है, और जैसे लोहे का आविष्कार हुआ उन लोगों ने घोड़े पालना शुरू किए, और घोड़े से उन लोग क्या करने लगे, युद्ध करना शुरू कर दिए। ठीक है, जन से बन गया था अब जनपद। ये बेस तो सबको क्लियर होना चाहिए, बेस से ही आपका बड़ा से बड़ा एग्जाम क्लियर होगा। ये यूपीएससी का पेपर है, ये नॉर्मल पेपर नहीं है ना। यूपीएससी 2017-18 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, एक में आपको घोड़ा नहीं था और एक में लोहा था। लोहा यहाँ पर था, है ना, और यहाँ पर लोहा नहीं था। घोड़े यहाँ पर नहीं थे और घोड़े यहाँ पर थे।
दो चीज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और शिस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये तो कुछ किसी को समझ नहीं आएगा, कितना भी पढ़े रहोगे इसको कोई मतलब ही नहीं इस क्वेश्चन का, है ना। तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ देखो, ठीक है, दूसरा चीज़ देखो, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र के ज्ञान था। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र के ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। सिंधु घाटी के लोगों को ताम्र और लोहा, एक शब्द बस पकड़ना है, बस खत्म और क्वेश्चन। समझ आ गया। अब यहां पर आपने सिनॉप्सिस बनाया है कि लोहे का ज्ञान नहीं था, और यहां पर बोल रहा है कि लोहा का ज्ञान था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबको समझ आएगा क्वेश्चन कैसे बनाना है। कभी भी पेपर में आए तो यही ट्रिक फॉलो करोगे तभी आपका पेपर निकलेगा, वरना पेपर नहीं निकलने वाला। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, क्योंकि अभी का एग्जाम इतना ही कठिन है। ये यूपीएससी का 2017 या 18 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी का आपका चपरासी का भी पेपर ऐसी चाह रहा है, और छत्तीसगढ़ में तो ऐसी क्वेश्चन ही पूछता है। ये आपका गलत हो गया। अब दो गलत है। क्या गलत है जी, दो गलत है। अब आपको कुछ भी नहीं करना। ओ बेटा ऐसे करोगे बाहर निकालूंगा मैं, ठीक है। मोबाइल अंदर रखा करो, मैं रोज रोज देखता हूँ, है ना। मोबाइल अंदर रखो, क्योंकि जब इतना आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ा ना करके मैं इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको समझना चाहिए। दो गलत है, मतलब हम लोग को सीधा अब चले जाना है कि जिसमें दो ऑप्शन है उसको आपको क्या कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है। ऊपर नहीं पढ़ना। अब नीचे क्या हो रहा है उसको पढ़ना ही नहीं है आपको, कोई मतलब नहीं। पहला काम आपको करना है, जिसमें दो है वो क्या है आपका, गलत है। देखो केवल एक, केवल दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन, जिसमें दो है उसको मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब आपके पास कितना कितना रेशियो बना बताओ। केवल एक में 50-50 चांसेस, या तो 50% सही हो सकता है, 50% गलत हो सकता है, और एक बच गया है, एक और तीन, ये बच गया और ये बच गया। क्लियर है जी। अब फिर देखते हैं, देखो नीचे पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। अब हम लोग जानते थे कि यहाँ पर जन था, कबीला में रहते थे, छोटे छोटे कबीला में रहते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जन से जनपद बन गया था, लोग इधर उधर जाने लगे थे, क्षेत्र बड़ा हो गया था, और कहीं ना कहीं यहाँ का कारण क्या था, आपका घोड़ा ही था। समझ आ रहा है। उन लोग के आने जाने के लिए जो भी जन से जनपद बन रहा है, लोहा बना, लोहा से हथियार बना, फिर महाजनपद बना, महाजनपद में झगड़ा। कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखना है, रटना नहीं किसी को। रटने से पेपर नहीं बनता है भाई, आप कितना भी रट लो ना। यहीं पर इतने सारे रटू तोता हैं लोग, जिन लोग इतना सब कुछ बता देंगे मैं पूछूंगा तो, लेकिन पेपर बनाने में उन लोग का क्या हो जाता है, पसीना निकल जाता है, नंबर कम आता है उन लोग का हमेशा। और कई लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी पता नहीं, फिर भी उन लोग अच्छे से पेपर बना लेते हैं, यहीं पर बैठे हैं। तो देखो ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, घोड़े को नहीं जानते थे और इन लोग घोड़ा को जानते थे, तो ये सही है। मतलब ये है जिसमें ऑप्शन 3 रहेगा, जिसमें ऑप्शन 3 रहेगा वही सही रहेगा। समझ आ रहा है। देखो दो तरीके से, जिसमें 2 रहेगा वो सही नहीं रहेगा, लेकिन जिसमें ऑप्शन 3 रहेगा वही सही रहेगा। अब देखो 2 ही तो है भाई, या तो वो, या तो कैटरीना, या तो कटरीना, वही होगी क्या, सॉरी, या तो करीना या तो कटरीना। ठीक है। अब देखा एमा सिर्फ करीना है, एमा 3 नहीं है, का बत 3 सही है, जेमत 3 रहती सही रही तो हमन के ऑप्शन का हो जाता सही वाला जी 1 और 3। समझ आते कि नहीं आते, केवल 1 सही है बोले है ना। ठीक है, तो ये वाला बात तो सही था 3। देखो ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को पालतू बना लिया, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। ठीक है,
घोड़े को पालतू बना लिया था, इन लोग पालतू बना लिए थे, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है, घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है, वो भी सुत कोटदा से, उसको भी हम लोग एकदम स्पष्ट प्रमाण रूप कर नहीं लेते हैं। अब इसको कोई पढ़ा था क्या? इसको कोई जानता था क्या? ये बड़े बड़े पढ़ने वाले को भी पूछ लो, ये क्वेश्चन कोई किसी को नहीं पता कि हेलमेट धारण करते थे। समझ आ रहा है? ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और सितार धारण करते थे। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इसको भी आप समझ सकते हो। जन से जनपद बना होगा, महाजनपद बना होगा, तो कहीं ना कहीं इन लोग लोहा से ही क्या किए होंगे, मार काट किए होंगे, तो यहाँ पर रखते होंगे। लेकिन हम लोग को इसको जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ से हम लोगों ने बना लिया केवल 1 और 3 सही रहेगा, क्योंकि 3 सही हैं तो 1 भी क्या होगा, इसके साथ सम्मिलित है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाना रहता है। कई बार क्या होता है पता है, कई बार आपको ऐसा ऑप्शन दिया जा रहता है जिसमें एक ऑप्शन सही भी नहीं रहता, लेकिन आपको ना चाहते हुए भी उस ऑप्शन को मानना रहता है, वही सही रहता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन रहता है जिसको आप जानते हो गलत है, लेकिन ऑप्शन आपके पास सिर्फ बच रहा है एक, वही ऑप्शन बच रहा है और वो सही रहता है, क्योंकि ये आपको एकदम इसके आधार पर ही आपको बोला जा रहा है ना कि इसके आधार पर ही आपको चुनना है, पाठ्यक्रम के आधार पर नहीं चुनना है। वो पढ़े लिखो तो आपका बेस है। तो ये आपको समझ आया सबको कैसे बनाना है, क्लियर है। सबसे पहले नहीं है उसको मैंने देखा, और जिसमें जिसमें वो ऑप्शन है 2 उसको मैंने काट दिया। उसके बाद जो है उसको देखा, और जिसमें वो नहीं है उसको मैंने काट दिया, जिसमें 3 नहीं है उसको मैंने काट दिया। लास्ट क्या बचा? सी। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना है। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन बनाने का नियम नहीं पता है तो आप कितना भी पढ़ लो, 5 साल तक भी पढ़ोगे, पेपर नहीं निकलने वाला, मैं साफ बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को बता रहा हूँ और बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। छांट कर लाया हूँ और इसको आपको देखना चाहिए। नहीं समझ आएगा एक बार फिर से वीडियो देख लेना, अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। दूसरा है देखो, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है। पहली बात तो यह है कि आप 10 on 10 कोचिंग क्लास के विद्यार्थी हो तो आपको तो ऐसे ही बना लोगे, मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ाया है। लेकिन इसको उतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ाया जाता है हर जगह। उन लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है। अब आपको देखना है यहाँ पर शोषण 2 प्रकार के होते हैं। शोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका दैहिक शोषण और एक होता है आपका आर्थिक शोषण। शोषण 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है आपका दैहिक और एक होता है आपका आर्थिक, ठीक है जी। दैहिक शोषण और आर्थिक शोषण, ठीक है, इतना हम लोग को जानना पड़ेगा। अब जानते हैं दैहिक शोषण है और एक है आपका आर्थिक शोषण। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी अर्थात बेगारी का निषेध है। सबसे पहले हम लोग को शब्दों को समझना पड़ेगा कि बेगारी का अर्थ यहाँ पर होता क्या है। तो बेगारी का अर्थ ये होता है कि अगर किसी भी इंसान को आप काम करा रहे हो और उसके काम के अनुरूप, बेगारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो, उसके काम के अनुरूप पैसा नहीं दे रहे हो। काम के अनुरूप, समझ आ रहा है? बेगारी समझ आ रहा है? काम के अनुरूप पैसा नहीं देना। जैसे आप लोग किसी को 100 रुपया का काम करा रहे हो, मान जाए एक दिन में आप काम करा रहे हो, है ना, 100 रुपये का काम करा रहे हो और उसको दे रहे हो 10 रुपये, ये भी बेगारी है। काम के अनुरूप पैसा देना, समझ आ रहा है? तो काम के अनुरूप अगर पैसा नहीं दे रहे हो तो वो कहलाता है आपका बेगारी, ठीक है। मानव देह व्यापार, मानव देह व्यापार का अर्थ होता है आपका
मानव देह व्यापार का अर्थ होता है आपका, ये होता है आपका वेश्यावृत्ति से। और वेश्यावृत्ति का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लड़कियां, यहाँ लड़के भी मौजूद हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये लड़कियों के लिए बात हो रहा है। समझ आ रहा है? तो जो देह व्यापार करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। क्लियर? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। अब यहाँ पर जो देह व्यापार है मैं समझाता हूँ, वो व्यापार मतलब इच्छा के विरुद्ध बात कर रहा है। समझ आ रहा है? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आप अपने व्यापार मतलब समझो ना कि कोई करवा नहीं सकता है वेश्यावृत्ति किसी से, आप कर सकते हो। आपको करने का अधिकार है, अपने फिजिकल बॉडी पर आपको स्वयं का अधिकार है, आप अपने इच्छा से, अपने स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कर सकते हो, लेकिन किसी को बलात्श्रम या बलात्श्रम बोलता हूं, बलात् रूप से नहीं करा सकते हो, मतलब बलपूर्वक किसी को आप नहीं झोंक सकते हो उसके इच्छा के विरुद्ध। समझ आ रहा है? तो ये यहां पर समझना है, ठीक है। दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन। देखो यहाँ पर दैहिक और आर्थिक शोषण की बात करिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत के बारे में कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आपका दिमाग यहाँ पर ये कनेक्ट करने लगेगा कि छुआछूत से भी तो शोषण होता है सर। आपने एक जाति को क्या कर दिया, शोषित वर्ग घोषित कर दिया। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका दिमाग इधर उधर जाता है, उसको तो रोकना पड़ेगा थोड़ा सा। भाई छुआछूत एक अलग चीज़ है, कास्टिज्म है ना, वो यहाँ पर शोषण की बात नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि आप सामाजिक प्रथा के रूप में वहां शोषण हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से ये बिल्कुल भी रिवेलेबल नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज जानोगे कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है, ठीक है। अब आप लोग जान रहे हो शोषण, दैहिक शोषण की बात भी हो रही है यहाँ पर और आर्थिक शोषण की बात हो रही है। आर्थिक शोषण मतलब ये आर्थिक शोषण है, बंधुआ मजदूरी। अब इतना समय तक सोचते रहेंगे सर वहां बनेगा, भाई मैं समझा रहा हूं, है ना। और मानव देह क्या है आपका, दैहिक शोषण है। अब आप लोग यहां पर जान ही गए होंगे पेपर बनाते जिसमें एक ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। सबको समझ आ गया? अब एक ऑप्शन किसमें है, एक ऑप्शन किसमें नहीं है उसको देखना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन बी में नहीं है तो बी को काट दो। सबको समझ आएगा? जिसमें एक ऑप्शन नहीं है उसको भी काट दो, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं जिसमें एक रहेगा वही यहां पर रहेगा, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन हो नहीं सकता क्योंकि यह जाति प्रथा से है, यह शोषण से नहीं है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, और छुआछूत मतलब जाति को बता रहा है, वो यहाँ शोषण को नहीं बता रहे हैं। कारण तो कोई भी कुछ भी बनाओगे तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर शोषण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जाति की बात हो रही है। नीचे दबे हुए लोगों को ऊपर उठाने की बात हो रही है, उन्मूलन की बात हो रही है, यहाँ पर शोषण की बात नहीं हो रही। तो जिसमें दो ऑप्शन रहेगा वो तो बिल्कुल नहीं रहेगा, जिसमें दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। समझ आ रहा है? जिसमें दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। जिसमें दूसरा ऑप्शन है उसको देखो और उसको काट दो। पहला 1 2 4, ये 2 दिखा मुझे तो मैंने 2 को काटा। सबको समझ आ गया? और मुझे यहां पर भी 2 दिखा इसीलिए मैंने इसको काटा, ठीक। अब मेरे पास बच क्या गया जी, 1 और 4। इसको पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कोई क्या लिखा वो गलत भी होगा तब भी मुझे उसको मारकर आना पड़ेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि ऑप्शन मेरे पास सिर्फ अब 1 है, तो ऑप्शन क्या बच जाएगा, 1 और 4, ठीक है। 4 को भी पढ़ लेते हैं आप मन के साथ से लिखिए। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। जो बच्चे होते हैं उन लोग से क्या कराया जाता है ना, बालाश्रम कराया जाता है, जबरदस्ती काम कराया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को झोंक दिया जाता है ना। तो ये क्या है आपका, ये जबरदस्ती है, बालाश्रम है ना। और ये किसी के इच्छा के विरुद्ध है, ये उसका दैहिक और आर्थिक रूप से दोनों का भी ये शोषण कर रहा है। क्योंकि दैहिक इसीलिए क्योंकि बच्चों को आप फोर्सफुली करवा रहे हो, उसकी इच्छा ही नहीं हो, उसके खेलने कूदने का दिन आया है।
और खेलने कूदने के दिन में आप 14 साल से कम बच्चे को कारखाना में लगा रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका दैहिक शोषण आएगा और उससे इच्छा के विपरीत, ये भी शोषण का एक पर्याय है। तो मतलब ये चौथा तो आपका रहेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, 1 और 4। सबको समझ आया कैसे बनाना है दूसरा क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन समझ आया, दूसरा क्वेश्चन समझ आया? देखो दूसरा क्वेश्चन में हमको इसको देखने की जरूरत नहीं थी, एक क्वेश्चन देखें और सब बना दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये जाति प्रथा है, ये बेगारी है, नानबुटे लइका है ना, एला काम करवाते, लोहा पिटवाते। ठीक, अगला देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो, आप लोग मेरे से पढ़े हो तो आपको बता पाओगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। एकदम एक शब्द को पकड़ना है, एक शब्द को पकड़ना है, उसके बाद इसको आप क्या कर दोगे, बना दोगे। ठीक है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है। प्रायः चित्रित का मतलब ये होता है जहाँ पर रुक रुक कर चित्र बनाया जाता है। जैसे एक वंश ने आज बनाया, आज मैंने बनाया, कल मेरे आने वाले वंशज भी वहाँ पर चित्र बनाएंगे। रुक रुक कर जहाँ पर चित्र बनता है उसको क्या बोलते हैं, आपका प्रायः चित्र, है ना, ऑप्ट ये लिखा है वो, है ना। अब ये जो है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है, एलोरा में, सभी जगह चित्रित आपका साक्ष्य पाया जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, यदि मैं बोलूं कि मेरा घर के बारे में कितने लोग जानते हैं, तो यहाँ पर अधिकांश लोग ये बोलेंगे कि हमको नहीं पता कि कहाँ पर कैसे बना है, आप कैसे बनाए, कौन सी स्ट्रक्चर बना, नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं अगर ये बोलूँगा कि ताजमहल को कौन जानता है, तो हर वो आशिक जो यहाँ पर 14 साल से ऊपर आशिकी कर रहा है वो बता सकता है कि मैंने अपने गर्लफ्रेंड को पहले भेंट में, पहले गिफ्ट में वही ताजमहल गिफ्ट किया था। समझ आ रहा है, जो आज भी उसके घर में धूल झोंक रहा है। सबको समझ आ गया? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाई कि एक फेमस चीज़ के बारे में सब कोई जानता है और जो फेमस नहीं रहता उसके बारे में कोई नहीं जानता। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर देखना है, पहला है अजंता में है, दूसरा बादामी में है, तीसरा बाग में है और चौथा एलोरा में है। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध यहाँ पर वर्ड को आपको देखना है। यहाँ पर एक वर्ड है, इसको कुछ भी मत देखो, यहाँ पर एक वर्ड है सर्वाधिक प्रसिद्ध, बस एक वर्ड देखो और आंख मूंद कर बना लो कि ये क्या रहेगा। बताओ, सर्वाधिक प्रसिद्ध मतलब सबसे प्रसिद्ध कौन है जी? किसके बारे में आप सबसे ज्यादा सुनते हो? कौन सा चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है विश्व में? कौन सी चीज बताओ, कौन सा रहेगा बताओ जी? एलोरा रहेगा। कितने लोग एलोरा है? हाथ खड़ा करो। अजंता वाले कितने लोग हैं? चलो एक चीज और क्लू दे देता हूं, बताओ। सबसे पहले तो वैदिक आया, इतना जानते हो, लेकिन सबसे पहले पूजा विश्व में किसका हुआ? किसका हुआ? बुद्ध का हुआ है ना भाई। सबसे फेमस कौन हुआ एशिया भर में? जो वैदिक है वो भारत में सिमट कर रह गया है, लेकिन बुद्ध आपका कहाँ है? पूरा विश्व में फैला है। देखो, मैं किसी को नीचे और किसी को ऊपर बताने की कोशिश नहीं करूँ, मैं सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहा हूँ कि सर्वाधिक प्रसिद्ध आपका अजंता की गुफा है। क्या है जी? आपका अजंता। हालांकि एलोरा में 3 चीज है, लेकिन 3 मिलकर भी इसको वो कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि अजंता आप हर जगह देखोगे अजंता के बारे में ही बात चलता है। कहीं भी जाओगे बुद्ध का देश बोलते हैं। समझ आ रहा है? देखो, मैं मेरे बातों से किसी को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। मैं किसी भी धर्म और विशेष के बारे में कुछ भी कमिट नहीं करता हूँ, ना मैं ऐसा हूँ, है ना। सर्वाधिक प्रसिद्ध, और आप लोग जानते हो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध रहता है आपका अजंता।
ठीक है, अभी भी आप अगर सोच में नहीं जा पा रहे हो तो आपको सोचना अभी और बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बादामी तो आप लोग कभी सुने नहीं होंगे, काटो इसको। ठीक है, बाघ तो कभी सुने नहीं होंगे। ठीक है, सुने हो लेकिन उतना ज़्यादा फेमस नहीं सुने हो बार बार। अब आप लोग दो चीज़ में हो गए, या तो अजंता रहेगा या तो एलोरा रहेगा। अब अजंता और एलोरा में समझ लो, आप लोग जानते हो अजंता में बुद्ध है, और बुद्ध एशिया का ज्योतिर्पुंज है, पूरा एशिया में उसको माना जाता है ना भाई। जैन धर्म भारत में सिमट कर रह गया। जैन को और कहीं देखे हो भारत के सिवा अलग, है ना। हिंदू को और कहीं देखे हो, नेपाल और इधर के और कहीं ये जो भी है ना, लेकिन एक्चुअल में तो भारत ही है। और ये आपका सर्वाधिक अजंता क्या है पूरे वैश्विक लेवल पर, क्या है ये फेमस है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर आप अगर 50-50 भी ले आओ ना, तो आप क्या करोगे, या तो आप इसको मारोगे या इसको मारोगे। 50-50 तो हो गया, चांसेस तो ज़्यादा हो रहा है ना प्लस होने का। ऐसे क्वेश्चन को आप मार सकते हो। अब यहाँ पर जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा कि बुद्ध सबसे ज़्यादा फेमस है, तो 10 नंबर और दे देगा, और वो सोचेगा कि हिंदू धर्म भारत में है, अब जैन भी यहीं रुक गए, 24 के 24 हुए, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, है ना, फैलाओ। तो इसको आप काट दोगे और इसको क्या दे दोगे, सही दे दोगे, और आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना है, समझ आ गया। अब ये 3 क्वेश्चन के बाद मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन के बाद एक चीज़ बताता हूँ। कभी भी पेपर हॉल में आप जा रहे हो, पेपर हॉल में आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो, तो सबसे पहले आप पहले पहुंच जाओ, पहले पहुंच जाओ। क्योंकि देखो, मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो हड़बड़ाहट होती है। कई लोग क्या करते हैं, 7 बजे पेपर है तो 7:05 में तो बढ़ता है, ऐसा टाइप का, मतलब थोड़ा सा मतलब टाइम में ही जाते हैं। उसके बाद उसको एक थोड़ा टेंशन हो जाता है, नाम लिखना है, 2-2 ठो फॉर्म भरना है ना, इधर भी नाम, इधर सिग्नेचर को उधर, और वो क्या करता है, डेट ऑफ बर्थ के जगह डेट डाल देता है, या डेट के जगह डेट ऑफ बर्थ डाल देता। पहले होता था ये, है ना। तो समझो, मतलब एक गलती को बता रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है, गलती कर देता है छोटा छोटा, है ना। या जल्दबाजी के चक्कर में मान जब प्रश्न पेपर में कोई खाली छूट गया है, कई जगह ऐसा होता है, उसको भी वो देख नहीं पाया है और उसका सेट लिखा गया है, तो हड़बड़ाहट नहीं, सबसे पहले तो पहले चले जाना है। दूसरी बात, जितना आपको आराम से वहाँ पर लिखा गया जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसको पढ़ना ही है। अभी इतने लोग हैं, इतने मूर्खतापूर्वक काम किए हैं, जिसको फॉर्म डालना नहीं आता उसको फॉर्म देकर आए हैं। अभी इतने सारे लोगों का एसएससी जीडी में रिजेक्ट हुआ है, इसका भरपाई कौन करेगा बताओ? क्या जिससे फॉर्म डलवाए वो भरपाई करेगा आपका? क्या पता यहाँ पर आपका फॉर्म अगर सही हो जाता तो कैसे, वो मूर्ख कि आप मूर्ख? आप मूर्ख, वो मूर्ख नहीं है, वो पैसा कमा रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इस क्लास से काफ़ी लोगों का रिजेक्ट हुआ होगा और काफ़ी लोगों का हो रहा है। आप जाने सुने बिना या आप इंस्ट्रक्शन पढ़े बिना किसी को आप दिए थे, तब वो जाकर हुआ है। क्योंकि वहाँ पर बोला गया था कि आपका बैकग्राउंड इस कलर में होना चाहिए, आपने उस बैकग्राउंड में कलर नहीं डाला। उसने बोला था कि मुंडा मोड़ में आपका फ़ोटो नहीं चलेगा टोपी पहनकर, तो आपने मुंडा और क्या बोलते हैं, टोपी पहनकर फ़ोटो खिंचाया, ये गलत हो गया। उसने बोला था कि दाढ़ी सेविंग होना चाहिए और आपने दाढ़ी में फ़ोटो डाला है, तो आपका रिजेक्ट हो गया। मतलब एक उदाहरण बता रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता है। और चश्मा लगाकर हीरो बन कर किए हो तो चश्मा में भी काट दिया, ठीक। अब गलती किसकी भाई? अरे फॉर्म डालने वाला तो उसको नहीं है अनुभव, मुझे पता है, लेकिन वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपने जगह पर सही है। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए, आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, उसको क्या जिम्मेदारी रहेगी, दूसरे को बताओ फिर। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको देख लेना है कि पहली बात तो फॉर्म डाल तो उस समय देखना है, दूसरी बात पेपर बनाने से पहले देख लेना कितना आपका माइनस मार्किंग है, कितना मार्किंग नहीं है, क्या चीज़ बताया गया है, क्या चीज़ बोला गया है ना। वहाँ पर हिंदी को ज़्यादा वरीयता देंगे कि इंग्लिश को ज़्यादा वरीयता देंगे, सब लिखा रहता है, उसको पहले पढ़ना है। कौन से पेपर को कलर करना है उसकी मर्जी है। माँ जो ओनली काले कलर के पेन से वो कीजिए, गोला कीजिए, आप डाल रहे हो हरे में, आप डाल रहे हो लाल में, तो आपका रिजेक्ट तो होना ही है। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरी बात है, समय से पहले जाना है,
ठीक है, हीरो नहीं बनना है यहाँ पर। दूसरा